हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंतर्गत हम केंद्रीय विद्यालय में होने वाले एडमिशन की गाइडलाइंस को समझेंगे और ये गाइडलाइन क्लास 1 और प्री प्राइमरी की क्लासेस जो शुरू हो रही हैं 1, 2, 3 के लिए ये लागू होंगी। आइए इसी प्रोसेस को आगे देखते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो वो ये गाइडलाइन पहले ही समझ लेंगे जिससे उन्हें बहुत आसानी होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए और गाइडलाइन को समझने के लिए। ओके, तो पार्ट 1 देखते हैं। इसमें क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं। डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसे बोलेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा होगा। ट्रांसफरेबल जॉब किसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ट्रांसफरेबल को भी प्रायोरिटी मिलती है। तो एटलीस्ट 7 ईयर में एक बार ट्रांसफ़र हो चुका होना चाहिए। और ट्रांसफ़र बोलेंगे किसको, एटलीस्ट उसका जो ट्रांसफ़र हुआ हो वो कम से कम नियरेस्ट एटलीस्ट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हुआ हो ट्रांसफ़र। यदि इससे कम होता है ट्रांसफ़र, बगल वाले किसी स्कूल में होता है, किसी इंस्टीट्यूशन पे होता है, तो वो ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगा। ऑटोनोमस बॉडी किसे बोलेंगे, जो ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जो गवर्नमेंट से फुली फाइनेंस्ड होती हैं, सारा पैसा गवर्नमेंट से आता है या फिर 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है, उसे ऑटोनोमस बॉडी बोलेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो। सिंगल गर्ल चाइल्ड बोलेंगे, जिसके सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये नाम से ही स्पष्ट है कि उसकी केवल एक बच्ची होनी चाहिए और भी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। ओके, और यदि दूसरी संतान इस बीच हो जाती है तो उसका सिंगल गर्ल चाइल्ड से हट जाएगा नाम। ओके, प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन, आपको मैंने बताया है कि जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो किसको देते हैं एडमिशन में। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस, इसमें क्या है, जो जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब रहती हैं, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूट हों, वो यदि ट्रांसफ़र हो गया है इंडिया, है ना, या फिर एम्प्लॉय हों ऑटोनोमस बॉडी के, गवर्नमेंट के, या और ट्रांसफरेबल जॉब हो स्टेट गवर्नमेंट की, नॉन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफरेबल जॉब स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो इन्हें ऐसे ही 1, 2, 3 के क्रम में प्रायोरिटी दी जाती हैं। आगे मैं इसके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा कि कैटेगरी जो 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कि यदि पेरेंट्स किस कैटेगरी में है कैसे पता करें, ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो बता लूँगा। हाँ, 4 है ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय फॉर ऑटोनोमस बॉडीज़, ये वही है। और आगे क्या है, फॉरेन नेशनल्स हु लोकेटेड इंडिया ड्यू टू देयर वर्क, जो इंडिया में लोकेट कर रहे हैं अपने वर्क से, तो वो भी ट्रांसफरेबल जॉब में माना जाएगा। तो ये है। ओके, वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इतने सारे हैं जिसमें बीच में मैंने स्किप भी किए हुए हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्या इसमें रखता जाऊँगा। ओके, अब आगे भी देखता हूँ। एलिजिबल एज फॉर एडमिशन ये देख देता हूँ। तो क्लास वैसे मैं बता दूँ, प्री प्राइमरी के लिए जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका 1, 2, 3 ये जो स्टार्ट हो रही है, तो बाल वाटिका 1 के लिए एज 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए एज 4 से 5 होनी चाहिए, और बाल वाटिका 3 के लिए एज 5 से 6 ईयर के बीच होनी चाहिए, जो अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इसी इसी के बाद जो आगे देखते हैं, क्लास 1 के लिए एज दिखा हुआ है 6 से 8 होनी चाहिए, क्लास 2 के लिए 6 से 8 सेम रखी हुई है, क्लास 3 के लिए 7 to 9, क्लास 4 के लिए 8 से 10, क्लास 5 के लिए 9 to 11, और 6 के लिए 10 से 12। बाकी इसी तरह एज फॉलो इसमें लागू होंगी। और ये बता दो, ये सर्कुलर कोई पुराना नहीं है, ये 2022-23 के लिए संगठन द्वारा इशू की गई गाइडलाइन है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, 100% ऑथेंटिक ये सर्कुलर है। ओके, आगे देखते हैं। देयर इज़ भी नो एज रिस्ट्रिक्शन, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। और मैं बता दूं, इसकी जो प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस, ये केवल क्लास 1 और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए है। बाकी क्लासेस के लिए अलग एडमिशन प्रोसेस होती है, क्योंकि क्लास 1 और प्री प्राइमरी में फ्रेश एडमिशन होते हैं 40 सीट्स के लिए, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। बाकी क्लासों में कैसे एडमिशन होते हैं, वो होते हैं लेफ़्ट सीट के लिए। जैसे एक क्लास में मान लीजिए पहले से ही सेकेंड क्लास में 38 बच्चे हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसको 40 करने के लिए 2 एडमिशन होंगे, 40 एडमिशन नहीं होंगे बिल्कुल। यदि ज़्यादा है, पहले से 42 है, फिर उस क्लास में एडमिशन नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेथड ऑफ न्यू एडमिशन, ऑनलाइन मोड में होता है क्लास 1 का एडमिशन, और अभी प्री प्राइमरी का ऑफलाइन कर रखा है इन्होंने, क्योंकि अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के वो भी ऑनलाइन मोड पे हो जाएगा। अब देख लेते हैं मेथड ऑफ एडमिशन क्लास 1। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, फ्रेश एडमिशन 25% देते हैं आरटी को, राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत उनकी जो फ़ीस होती है, वैसे फ़ीस इसमें केवी में नहीं लगती है, लेकिन वो एक वीवीएन कहलाता है, विद्यालय विकास निधि, उसके लिए कुछ फ़ी पे करना होता है। क्लास 1, 2 के लिए 500 पर मंथ, और उससे सीनियर क्लासेस के लिए 600 पर मंथ रखी गई है। तो आरटी में वो भी 1 to 12 फ्री रहता है। तो 25% जो लिस्ट सबसे पहले जारी होती है, 25%, यदि 40 सीट्स हैं तो 40 सीट का 25% कितना हुआ, 10 सीट्स हुआ। तो 10 सीट्स किसके लिए, आरटी के लिए, और इसमें किसी भी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं बिल्कुल। यदि जनरल वाले हैं, बीपीएल के आ सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी सारे आ सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले। इसके बाद जो है वो
इसमें एससी का कोटा मिलता है 15% का, और 15% का मतलब ये हुआ कि 6 सीट है 40 में से। एसटी का 7.5% जो कि 3 सीट्स हैं, और ओबीसी की 11 सीट्स का कोटा मिलता है इसमें। और डिफरेंटली एबल्ड, यदि डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनको भी एक कोटा मिलता है जो कि इसमें मेंशन है। आगे देखते हैं 3% जो मिलता है। सबसे पहले लॉटरी, ये इसमें एक लॉटरी सिस्टम होता है। मैं बता दूं, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सारे एडमिशन जो फॉर्म आते हैं सबकी डिटेल फिल कर दी जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पूरा मर्ज करके एक लॉटरी निकालता है जिसके अंडर ही सारे एडमिशन होते हैं। तो फर्स्ट लॉटरी निकलती है, आरटी की लॉटरी निकलती है, जिसमें 10 सीट्स पर एडमिशन होता है। फिर इसके बाद लॉटरी निकलती है डिफरेंटली एबल्ड की। फिर निकलती है कैटेगरी 1 की, कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 1 और 2 इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वैसे बता दूं कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं प्योर, और कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय आते हैं। तो कैटेगरी 1 और 2, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये आरटी कैटेगरी 1 और 2 के एडमिशन हुए हैं, इसमें भी यदि SC ST OBC की सीटें फुल हो जाती हैं, यदि ये जो SC ST OBC का कोटा फुल हो जाता है 6 से 3, मान लीजिए 3 बच्चे ST के मिल चुके हैं इसमें पहले से 6, ठीक है, तभी ये SC ST OBC की लॉटरी होंगी। वरना यदि कुछ कम कोटा पूरा होता है, मान लीजिए OBC का जो है RT कैटेगरी 1 और 2, ये लॉटरी होने के बाद OBC के केवल 8 बच्चे ही मान लो आ पाते हैं, तो 8 के अलावा बचे हुए बाकी कितने, 3 जो स्टूडेंट्स की OBC की लॉटरी होगी, SC ST की लॉटरी नहीं होगी। कब होगी, यदि वो कोटा पूरा नहीं होता है सीट्स का। इसके बाद क्या होता है, कैटेगरी वाइज लॉटरी के बाद कैटेगरी 3 और 4 की लॉटरी सिस्टम आता है। कैटेगरी 3 में कौन आते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, और कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय किस में आते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी 4 में। और लास्ट में यदि बचती हैं सीटें, जो वैकेंट पोस्ट बचती हैं, उसके लिए कैटेगरी 5 के आते हैं। और 6 तक वैसे नंबर आ नहीं पाता है वैसे किसी का। हाँ, इसमें क्लास 1 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का रखा गया है कि 2 सीट्स पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का होता है एडमिशन। ये सबसे लास्ट में होता है, ये एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं। जैसे 80 सीट्स एडमिशन है तो 2, और यदि 40 सीट है तो 1 एक क्या होगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व सीट है, और इसमें किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। आगे देखिए, वही ये जो मैंने प्रोसेस बताई कि फर्स्ट लॉटरी होगी आपकी 25% RT की, सेकेंड लॉटरी होगी डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग लोग होंगे उनकी होगी। थर्ड जो लॉटरी निकलेगी उसमें कैटेगरी 1 और 2, जो प्रोजेक्ट स्कूल होंगे उनमें कैटेगरी 3 भी निकल आती है थर्ड टाइम में। फोर्थ टाइम में क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की लॉटरी। यदि उसका कोटा पहले ही हो चुका है इन 3 लॉटरी में तो इसमें नहीं निकालेंगे। इसके बाद जो फिफ्थ लॉटरी आती है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इसके बाद जो फिफ्थ लॉटरी आती है वो किसकी है, रहती है कैटेगरी 3 और 4 के लिए। इसके बाद ये पूरा एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, या फिर यदि और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। यदि कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।